डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेवलपमेंट बायोलॉजी का 3rd यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो एज वी ऑल नो, गैस्ट्रुलेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है और इसमें एक सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला में उपस्थित सारी ब्लास्टोमियर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है और ये आगे जा कर के अपने निर्दिष्ट स्थान तक मूव करती हैं और एक ट्राई लेयर्ड गैस्ट्रुला का निर्माण करते हैं। ये सारे मूवमेंट्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं और प्रीडिस्टिंट होते हैं। इस तरह के मूवमेंट्स से एक्चुअली ब्लास्टोमियर्स अपने पहले की स्थिति से उस स्थिति में पहुंच जाती हैं जहां पर उनको कोई अंग विकास या कोई इम्पॉर्टेंट काम करना होता है। इस तरह गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में एक सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला एक डबल लेयर्ड या फिर एक ट्रिपल लेयर्ड गैस्ट्रुला बन जाता है। ये जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस है ये हाईली स्पेसिफिक है, हाईली डिफ्रेंशिएटेड है और इसके अंदर जो सेल्स मूवमेंट करती हैं उन मूवमेंट्स को मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहते हैं। वैसे मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स का एक पूरा चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में अपन लोग डिस्कस करेंगे। सो एट प्रेजेंट टॉकिंग अबाउट गैस्ट्रुला इन पर्टिकुलर, गैस्ट्रुलेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उस एक्टिविटी के दौरान कुछ चेंजेस आते हैं ब्लास्टुला के अंदर। जैसे रेट ऑफ क्लीवेज बहुत कम हो जाती है और लगभग बंद हो जाती है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान ग्रोथ नहीं के बराबर होती है, वृद्धि नहीं के बराबर होती है। देन गैस्ट्रुलेशन के टाइम ब्लास्टोमियर्स कुछ मूवमेंट्स अंडरगो करती हैं जिससे कि उनका डायरेक्शनल या फिर ओरिएंटेशनल मूवमेंट होकर के वो स्पेसिफिक जगह चली जाती हैं। गैस्ट्रुलेशन के दौरान मेटाबॉलिक रेट और ऑक्सीजन कंजम्पशन की रेट भी बढ़ जाती है। ऑब्वियस है बहुत सारे चेंजेस आते होंगे। इस प्रोसेस के दौरान न्यूक्लियस ज़्यादा सक्रिय होकर के एम्ब्रियोनिक सेल्स की मूवमेंट पर कंट्रोल रखता है। द न्यूक्लियस टेक्स द कंट्रोल ऑफ ऑल द एम्ब्रियोनिक सेल्स और इस दौरान पैटर्नल क्रोमोसोम्स का इन्फ्लुएंस दिखाई देने लग जाता है। इसी प्रोसेस के दौरान नए तरह के प्रोटीन्स बनने लग जाते हैं और सेल्स का केमिकल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। अल्टीमेटली सेल्स रीओरिएंट होकर के 3 लेयर्स में अपने आप को शो करती हैं और ये तीनों लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। दैट मीन्स गैस्ट्रुलेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। इसलिए कहते हैं कोई एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है बिकॉज इट हैज़ 3 जर्म लेयर्स। ये पूरा प्रोसेस है गैस्ट्रुलेशन का, जिसमें आप देखिए किस प्रकार ब्लास्टुला गैस्ट्रुला का निर्माण कर रहा है। नाउ जब अपन बात कर रहे हैं कि गैस्ट्रुला 3 जर्म लेयर्स को बनाता है, इस बनाने के प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और सेल्स जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं वो बहुत सारे मूवमेंट्स शो करती हैं और इन मूवमेंट्स के बाद ही 3 लेयर्स स्पष्ट होने लग जाती हैं जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहलाती हैं। ये सारे जो मूवमेंट्स हैं इनको हम स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे अंडर द हेड मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मैकेनिज्म एक्चुअली 3 जर्म लेयर्स बनाता है और ये तीनों जर्म लेयर्स आगे जा कर के विशिष्ट अंगों को या विशिष्ट पार्ट्स को बनाती हैं। जैसे एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म आगे जा कर के एपिडर्मिस बनाती है, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आईज, इंटरनल ईयर, न्यूरल क्लेस सेल्स और बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू जो हेड का होता है वो बनाती है। इसी तरह एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म
ये सोर्स होता है एपिथेलियल लाइनिंग का, जो रेस्पिरेटरी और एलिमेंट्री ट्रैक्ट में मौजूद होती है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ओपनिंग और उसके ट्रैक में मौजूद होती है। साथ ही ये कुछ ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड होती है, जैसे लिवर और पैनक्रियास के। साथ ही एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनती है, जो बहुत सारी ऑर्गन्स और पार्ट्स को बनाती है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स, ब्लड सेल्स की लाइनिंग वाले वेसल्स, स्मूथ मस्कुलर कोट्स, सेरोसल लाइनिंग्स, कैविटीज, डक्ट्स, रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसके अलावा ये केवल हेड और लिम्स को छोड़ करके ये सभी कनेक्टिव टिश्यू का सोर्स होती है, जैसे कार्टिलेज, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, डर्मिस और स्ट्रोमा। ये सारा जो इंटरनल ऑर्गन्स को लाइन करता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू, इन सभी का सोर्स एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होती है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन को स्टडी करते हैं, तो दिस मैकेनिज्म इज एक्चुअली रेड अंडर टू प्रोसेसेस। एक को हम कहते हैं एपिबोली और दूसरे को हम कहते हैं एम्बोली। एक्चुअली एपिबोली जो मूवमेंट है, ये पहले होकर के एक पर्टिकुलर एक्टोडर्मल सेल्स बाहर निकाल देती है, बाद में एंडोडर्म बनता है और लास्ट में मेसोडर्म बनने लग जाता है। सो फर्स्ट वी स्टडी द मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट। इस मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट में, जैसे कि आपको अभी तक अंडरस्टैंड हुआ होगा कि इंटरनल इफ़ेक्ट्स के द्वारा ये सारे मूवमेंट्स कंट्रोल रहते हैं। गैस्ट्रुलेशन में ब्लास्टुला की सेल्स जो अभी तक अनडिफ्रेंशिएटेड थी, वो डिफ्रेंशिएट होकर के एक स्पेसिफिक स्थान पर पहुंच जाती हैं। इस पर्टिकुलर स्थान तक जाने के लिए उनको कुछ मूवमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, जिनको मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहते हैं। ये जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एम्ब्रियोनिक एक्टिविटी है, जो कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण में काम आती है। ये जो स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स हैं, ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मूवमेंट्स। ये सारे मूवमेंट्स दो हेड्स के अंदर स्टडी किए जाते हैं, एपिबोली या फिर एम्बोली। पहले स्टडी करते हैं एपिबोली की। तो एपिबोलिक मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, इस तरह के मूवमेंट्स में प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल ब्लास्टोमियर्स ये पाई जाती हैं। सभी प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल सेल्स एक्चुअली एक इनहेरेंट गुण रखती हैं कि वो फ्लैट होना चाहती हैं और वो डिविजिबल होती हैं। ऑल दीज एक्टोडर्मल सेल्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ फ्लैटनिंग एंड डिवाइडिंग। इस एक्टिविटी को करते करते, मतलब फ्लैटनिंग के प्रोसेस में और डिवीजन करते करते, ये एम्ब्रियो के चारों तरफ फैल जाती हैं। एम्ब्रियो के चारों तरफ फैलने के बाद ये जो बाकी की प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल और एंडोडर्मल सेल्स हैं, इनको पूरी तरह से घेर लेती हैं। प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल सेल्स केवल ब्लास्टोपोर को छोड़ करके पूरे एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेर लेती हैं और एक एपिथेलियल लेयर का निर्माण करती हैं। इस तरह के मूवमेंट्स के द्वारा, ये तरह का मूवमेंट एक्चुअली अमीबिक मूवमेंट्स के द्वारा देखा गया है। इस मूवमेंट में सेल्स केवल मोशन ही नहीं करती, बल्कि रेगुलरली डिवाइड भी होती रहती हैं। द सेल्स कीप मूविंग एंड दे कीप डिवाइडिंग। ये सेल्स एम्ब्रियो के एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में फैलती हुई पूरे एम्ब्रियो को घेर लेती हैं और इस तरह के मूवमेंट एम्फिऑक्सिस और मेंढक में पाए जाते हैं। ये जितने भी एपिबोलिक मूवमेंट्स हैं, दिस एक्चुअली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल सेल्स। ये आपको इस चित्र के अंदर दिख रहा है कि इस प्रकार सेल्स एपिबोली जो करती हैं, उनके अंदर फ्लैटनिंग करने का या फ्लैट होने का, चपटे होने का एक गुण होता है। चपटे होते होते डिवाइड करती हैं और वो पूरे एम्ब्रियो को घेर लेती हैं। एक छोटा सा पोर्शन आप देखिए खुला है, जहाँ पर के ये एपिथेलियल सेल्स आपस में नहीं मिल रही, ये ब्लास्टोपोर है। तो दिस इज एपिबोली। नाउ नेक्स्ट तरह का जो मूवमेंट है, इसको हम एम्बोली मूवमेंट कहते हैं
और ये जो एम्बोली है इसको इंटरनलाइजेशन भी कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इस तरह के मूवमेंट में जो प्रिजम्प्टिव मेसोडर्मल सेल्स, कॉडा मेसोडर्मल सेल्स और एंडोडर्मल सेल्स, प्रिजम्प्टिव एंडोडर्मल सेल्स, ये सारी सेल्स एम्बोलिक मूवमेंट अंडरगो करती हैं और ये सभी सेल्स एम्ब्रियो के या ब्लास्टुला के बाहर के सरफेस से अंदर की तरफ ओरिएंट होने लगती हैं या आने लगती हैं। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट दे ट्राई टू ऑक्यूपाई द इंटीरियर ऑफ ब्लास्टुला। अपने मूवमेंट के दौरान ये ब्लास्टुला के अंदर की तरफ आने की कोशिश करती हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे सेल्स अंदर की तरफ आती हैं, द सो कॉल्ड ब्लास्टोसील, उसमें सेल्स भरती चली जाती हैं और ब्लास्टोसील ऑब्स्ट्रक्ट होता चला जाता है एंड लेटर ऑन ब्लास्टोसील का कैविटी तो हट जाती है और इसकी जगह एक नई कैविटी बन जाती है जिसको आर्केंटेरॉन कहते हैं। सो द अल्टीमेट द आउटकम एंड कंक्लूजन ऑफ एम्बोली इज द फॉर्मेशन ऑफ आर्केंटेरॉन या गट भी कहते हैं, जो एक तरफ से ऊपर से एक लिप द्वारा या डॉर्सल लिप द्वारा सराउंडेड रहता है, नीचे की तरफ से वेंट्रल लिप द्वारा सराउंडेड रहता है और बीच में होती है वो कैविटी जिसको आर्केंटेरॉन कहते हैं। नाउ ये जितने भी एम्बोलिक मूवमेंट्स हैं, ये सारे एम्बोलिक मूवमेंट्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे इन्वैजिनेशन, इन्वोल्यूशन, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, डिलैमिनेशन, एक्सटेंशन। ये सारे मूवमेंट्स किसी ना किसी फेज़ में होते चले जाते हैं और एम्ब्रियो इस दौरान लंबा होता जाता है, सेल्स ऊपर से नीचे की तरफ और अंदर की तरफ आती रहती हैं, एम्ब्रियो का साइज़ बढ़ता चला जाता है और इस प्रकार आर्केंटेरॉन डेवलप हो जाती है और गैस्ट्रुलेशन पूरा हो जाता है। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वैजिनेशन की। इन्वैजिनेशन में एक फोल्ड क्रिएट होता है एपिथेलियल सेल्स द्वारा और इस फोल्ड में सेल्स मूव करती हैं कुछ इस तरह कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान ये जो माइक्रोमियर्स हैं ये एम्ब्रियो की मीडियन लाइन के पीछे डॉर्सल की तरफ पहुंचने की कोशिश करती हैं, पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती कि उससे पहले ऑटोमेटिकली मैक्रोमियर्स अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट कर देती हैं। द माइक्रोमियर्स इन द हरी टू रीच द डॉर्सल साइड don't actually cover the dorsal side and in the meanwhile the rest of the cells या macromeres start sinking in, ये अंदर की तरफ सिंक करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके रिजल्ट के फलस्वरूप एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एम्ब्रियो के डॉर्सल सरफेस पे एक ग्रूव का डेवलपमेंट होने लग जाता है। सेल्स के मूवमेंट की वजह से एम्ब्रियो पर एक ग्रूव बन जाता है और इस प्रोसेस को इन्वैजिनेशन कहते हैं या इन सिंकिंग ऑफ सेल्स कहते हैं। इन्वैजिनेशन का मतलब ही सेल्स का अंदर की तरह सिंक करना। ये जो मैक्रोमियर्स हैं ये अंदर धंसने के कारण ब्लास्टोपोर में आ जाती है और ब्लास्टोपोरल कैविटी को या ब्लास्टोसील को पूरी तरह से भर देती हैं। इसको भरने के साथ साथ ब्लास्टोसील तो ख़त्म होने लगता है और इसकी जगह आर्केंटेरॉन बन जाता है। नाउ जिस जगह ब्लास्टोसील एक ओपनिंग से अनकवर्ड रहती है उस जगह को ब्लास्टोपोर कहते हैं। इस ब्लास्टोपोर के ऊपर वाले हिस्से को डॉर्सल लिप कहा जाता है और इसके नीचे वाले हिस्से को वेंट्रल लिप कहा जाता है। ऊपर वाला पार्ट जो डॉर्सल लिप कहलाता है इसमें प्रीकॉर्डल प्लेट के साथ लगा हुआ होता है ये भाग, और इस तरह से इन्वैजिनेशन प्रोसेस की एक्टिविटी के दौरान ज़्यादातर डॉर्सल, वेंट्रल लिप और ब्लास्टोपोर बन जाता है। इस तरह इन्वैजिनेशन पूरा होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब है सेल्स का अंदर की तरफ टर्न करना या लुढ़कना, या यू ऑल्सो कॉल इट इन टर्निंग और रोलिंग ऑफ द सेल्स। इस एक्टिविटी में
जो सेल्स ब्लास्टोपोर के मार्जिन पे इकट्ठी हो चुकी होती हैं, वो सारी सेल्स डॉर्जल लिप के इनर साइड की, इनर मार्जिन की तरफ लुढ़कने या खिसकने लगती हैं. ऑल द सेल्स विच हैव कलेक्टेड ऑन द मार्जिन ऑफ द डॉर्जल लिप, वो अंदर की तरफ लुढ़कने लगती हैं और इसीलिए ये मूवमेंट इन्वोल्यूशन कहलाता है. अंदर मूवमेंट करते करते ये पूरी तरह से मार्जिन के अंदर की तरफ जा कर के इकट्ठी हो जाती हैं और इस एक्टिविटी में प्रीकॉर्डल प्लेट की सेल्स ब्लास्टोपोर के डॉर्जल लिप के किनारे से घूमकर अंदर की ओर बढ़ने लगती हैं. इस मूवमेंट की वजह से आर्किंटेरॉन और ज़्यादा बड़ी और गहरी हो जाती है, जबकि ब्लास्टोसील का नुकसान हो जाता है. ब्लास्टोसील कवर अप होने लग जाती है या ख़त्म होने लग जाती है और पूरी तरह से लेटर ऑन समाप्त हो जाती है. एक बार स्टार्ट होने के बाद ये एक्टिविटी ऑटोमेटिकली चलती रहती है. प्रीकॉर्डल सेल्स के बाद कुछ और सेल्स भी इस तरह से घूम करके अंदर की तरफ जाने की कोशिश करती हैं. सभी सेल्स के अंदर की तरफ जाने के कारण ब्लास्टोपोर से जब वो अंदर की तरफ जाती हैं तब वो ब्लास्टोसील को पूरी तरह से ऑब्लिटरेट करके ख़त्म कर देती हैं. नेक्स्ट प्रोसेस है कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस मतलब इकट्ठा होना. ये वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो करके एक पर्टिकुलर स्थान पर इकट्ठी हो जाती हैं. इट इज़ द एक्टिविटी ड्यू टू विच सेल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे कलेक्ट एट वन प्लेस. इस कलेक्शन की वजह से सभी प्रिजम्प्टिव मीसोडर्मल सेल्स ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में इकट्ठी होकर के मीजोडर्म का निर्माण करती हैं. मीन्स कन्वर्जेंस की वजह से मीजोडर्म का निर्माण होता है. वो एग्स जो पॉलीलेसिथल होते हैं उसमें डेवलप करने वाले जितने भी एम्ब्रियोज होते हैं उसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक का निर्माण होता है. इसके अलावा न्यूरल एक्टोडर्म भी बनती हैं जो आगे जाके मेडुलरी फोल्ड का निर्माण करती हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ अ मूवमेंट विच इज़ अंडरगॉन ड्यूरिंग एम्बोली इज इन्वेजिनेशन और पॉली इन्वेजिनेशन. इन्वेजिनेशन को अपन ने पहले भी पढ़ा था, जहाँ पे सेल्स अंदर की तरफ जाती हैं. नाउ ये सेल्स भी अंदर की तरफ ही जा रही हैं, बट many such processes या many such invaginations are taking place at one time, इसलिए इसको पॉली इन्वेजिनेशन कहते हैं. इस पॉली इन्वेजिनेशन में ब्लास्टोडर्म की सेल्स या तो सिंगली या फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में अंदर की तरफ मूव करने लग जाती हैं, गमन करने लग जाती हैं और ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसील में या फिर सब जर्मिनल कैविटी में जमा हो जाती हैं. ये सभी सेल्स जो बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसफर्ड हो जाती हैं, ये एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में चली जाती हैं और हाइपोब्लास्ट का निर्माण कर देती हैं. इस तरह पॉली इन्वेजिनेशन प्रोसेस पूरा होता है. पॉली इन्वेजिनेशन कैन टेक प्लेस इन टू वेज. ये यूनिपोलर भी हो सकता है और ये मल्टीपोलर भी हो सकता है. यूनिपोलर तब होता है जब एक निश्चित ध्रुवी क्षेत्र में होता है और मल्टीपोलर तब होता है जब ये कोशिकाएं एक निश्चित ध्रुवी क्षेत्र के बजाय बहुत सारे स्थान में अंतर्वलित होकर के भीतर प्रवेश करती हैं. सो एट वन प्लेस और एट मैनी प्लेसेस, अकॉर्डिंगली ये नाम लेता है यूनिपोलर और मल्टीपोलर पॉली इन्वेजिनेशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ एन एम्बोलिक मूवमेंट इज डाइवर्जेंस. ये कन्वर्जेंस के बिल्कुल उल्टा है. कन्वर्जेंस में सेल्स इकट्ठी होकर के एक जगह आती हैं और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करती हैं, जबकि इस प्रोसेस के अंदर गैस्ट्रुलेशन के दौरान ब्लास्टोमियर्स इन्वेजिनेट होकर के अंदर की तरफ आ जाती हैं. वो अब अंदर से बाहर की तरफ अपने आप को मूव करने लग जाती हैं. All those cells who have migrated in start moving towards the outside, बाहर की तरफ मूव करने लग जाती हैं. इनका लेटरल एंड आउटवर्ड मूवमेंट हो जाता है. इस प्रकार का मूवमेंट मेंढक में पाया जाता है. लेटरल प्लेट मीजोडर्म के बनते वक्त
साथ ही रेप्टाइल्स में, एवीज में और मेमेलिया में भी ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म बनती है, तब ये मूवमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट तरह का मूवमेंट जो गैस्ट्रुलेशन के दौरान होता है उसको हम डीलैमिनेशन कहते हैं। डीलैमिनेशन मीन्स एक लेयर में, जब लेयर में ब्लास्टोमियाज कटने लग जाती हैं और फिर ये एक पर्टिकुलर जगह रेस्ट कर देती हैं, इसको डीलैमिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में मल्टीसेल्युलर जर्मिनल डिस्क वाले एरिया से, ब्लास्टुला के एरिया से सेल्स अलग अलग होकर के सब जर्मिनल कैविटी के फ्लोर पे या फर्श पे योक के ऊपर गिर जाती हैं और ये एक लेयर में ओरिएंट हो जाती हैं, जैसे कि ये पाया जाता है अस्थिल मछलियों में तथा कुछ और प्राणियों में, जो जैसे नोटोकॉर्डल, मीजोकॉर्डल और एंडोकॉर्डल सेल्स इसी प्रकार से अलग होती हैं। और एक और तरह का मूवमेंट जो गैस्ट्रुलेशन में एम्बोली के दौरान देखने को मिलता है वो एक्सटेंशन होता है। ये एक्सटेंशन बेसिकली एम्ब्रियो में डेवलपमेंट के दौरान पूरी स्टेज पे देखा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे विकास होता है एम्ब्रियो बढ़ता है। एम्ब्रियो एक्चुअली इलोंगेट्स इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ये एम्ब्रियो जब बढ़ करके एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में लंबा होने लगता है तब ये सारे मूवमेंट एक्सटेंशन मूवमेंट कहलाते हैं। और एक्सटेंशन मूवमेंट की वजह से प्रिजम्प्टिव न्यूरल और एपिडर्मल एरियाज बाहर की तरफ क्लियर होने लग जाते हैं और अंदर की तरफ न्यूरल प्लेट, उसके नीचे नोटोकॉर्डल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल सेल्स ये लंबाई में फैलना स्टार्ट कर देती हैं। सो in this way the embryo actually starts elongating in an anterior posterior direction। और क्योंकि समय के साथ साथ जैसे जैसे गैस्ट्रुलेशन चलता है वैसे वैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता जाता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के साथ साथ सेल्स जो अभी एपिबोली भी दिखा रही हैं, एम्बोली भी दिखा रही हैं, डिवाइड भी कर रही हैं और मूव भी कर रही हैं, मूवमेंट के साथ ये एम्ब्रियो बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि सेल्स फ्लैटनिंग और एलोंगेटिंग दोनों प्रोसेसेस अंडरगो करती है और इस तरह से एम्ब्रियो बढ़ जाता है या बढ़ता चला जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। सो दिस इज़ हाउ द टू मूवमेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। इस तरह से गैस्ट्रुलेशन के दौरान दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, हम इनको रिपीट कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं एपिबोली और दूसरी तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं एम्बोली। ये जो एपिबोली है इसकी वजह से प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्मल सेल्स बनती हैं या एक्टोडर्मल लेयर बनती है और एम्बोली की वजह से बाकी की दो एंडोडर्मल और मीजोडर्मल लेयर बनती हैं। एपिबोली एक्चुअली एक सिंगल प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल्स फ्लैटनिंग का प्रोसेस या चपटी होकर के डिवाइड करती जाती है, एम्ब्रियो को पूरी तरह से घेर लेने की कोशिश करती हैं और एम्ब्रियो इस दौरान भी बढ़ता चला जाता है। और एम्बोली वो मूवमेंट होती है जिसमें सेल्स बहुत अलग अलग तरह के मूवमेंट्स करती हैं और वो अपने बाहर से अंदर की तरफ धंसना शुरू होती हैं या अंदर की तरफ सरकना शुरू होती हैं। वो किस तरह का मूवमेंट करती हैं उसके बेस पे ये मूवमेंट इनवैजिनेशन, इन्वॉल्यूशन, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, डीलैमिनेशन, एक्सटेंशन किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये सारे मूवमेंट के चलते एम्ब्रियो एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में लंबा होता जाता है। नाउ इस ओवरऑल एक्टिविटी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं गैस्ट्रुला की, इसके दौरान कुछ इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं। जैसे पहली जो इम्पॉर्टेंट घटना होती है कि एम्ब्रियोनिक टिश्यू से जर्म लेयर बन जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यूज दैट इज जर्म लेयर्स टेक्स प्लेस। ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। सभी ये जितनी भी जर्म लेयर्स है, तीनों जर्मिनल लेयर्स धीरे धीरे आगे जा कर के अपने स्पेसिफिक टिश्यूज़ और ऑर्गन सिस्टम में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है गैस्ट्रुलेशन का कि एम्ब्रियोनिक गट या आर्केंटरॉन जिसे कहते हैं वो बन जाती है और आर्केंटरॉन बनने के लिए ओरिजिनली जो ब्लास्टोसील थी वो भर जाती है इन सारे प्रोसेसेस के दौरान, क्योंकि ये मूवमेंट करती हुई सेल ब्लास्टोसील के अंदर चली जाती हैं, ब्लास्टोसील पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, उसकी जगह एक नई कैविटी बनती है जिसको आर्केंटरॉन कहते हैं।
तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसका कैरेक्टर है, दैट गैस्ट्रुलेशन इज़ द बिगनिंग ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। गैस्ट्रुलेशन बॉडी के डेवलपमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिगनिंग होती है, क्योंकि इसके बाद सभी लेयर्स बनती हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एम्ब्रियो एक मेजर एक्सिस दिखाना चालू कर देता है, दैट इज़ इट स्टार्ट्स इलोंगेटिंग इन अ पर्टिकुलर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस एंटीरियर पोस्टीरियर होती है, एंड इसके साथ ही एक्सिस एंटीरियर पोस्टीरियर होती है, लेफ्ट एंड राइट होता है, डॉर्सल और वेंट्रल होता है। ये 3 तरह के एक्सिस बॉडी के अंदर साफ दिखाई देनी पड़ती है। बॉडी का एक एंटीरियर हिस्सा, एक पोस्टीरियर हिस्सा बनता है, बॉडी का एक डॉर्सल हिस्सा और एक वेंट्रल हिस्सा बनता है, और साथ ही साथ बॉडी का एक राइट और एक लेफ्ट हाफ बनता है। और एम्ब्रियो पूरी तरह से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता है, और इस तरह से आगे की तरफ ये डेवलपमेंट होता है। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और गैस्ट्रुलेशन से क्या क्या हो जाता है, यहाँ पे ये प्रोसेस तो एंड हो रहा है। लेकिन अगले पार्ट में, इसी के अगले पार्ट में जिसमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की हम स्टडी करेंगे, उसमें हम ये दिखाएंगे कि ये जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं ये किस प्रकार संभव हो रहे हैं, वो कौन सी जीन एक्टिविटी है जो इस तरह के मूवमेंट को करने दे रही है, क्या क्या मेटाबॉलिक इवेंट्स हो रहे हैं, कैसा एनाबॉलिज्म हो रहा है या कैटाबॉलिज्म हो रहा है, और किस प्रकार के प्रोटीन्स और जीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, और ये सारा प्रोसेस अल्टीमेटली मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट किस प्रकार अपने आप को कंक्लूड करता है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। सो थैंक यू।